हेलो, जैसा कि आप जानते हैं मैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो वीडियो बनाकर लोड की हूँ, जो नेट में यूनिट 2 है उनकी किताब आचार्य रामचंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप खरीद मत, जान के छोड़िए मत, इसे पूरा सुनिए और शेयर और लाइक कीजिए। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी टीजीटी के लिए भी है और अन्य परीक्षाएँ जो हिंदी में है। तो आप देखिए ये किताब इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं पेज नंबर 579। तो देखिए, सुनिए। झील में नाव डूबने पर एक, ये अंश है बीड़ा के उपरांत ग्रंथि सुमित्रानंदन पंत। चुनकर भावों की व्यंजना के लिए रास्ता निकाला गया है। झील में नाव डूबने पर एक युवक डूबकर बेहोश होता है और आंख खुलने पर देखता है कि एक सुंदरी युवती उसका सिर अपने जंघे पर रखे हुए उसकी ओर देख रही है। उसके उपरांत दोनों में प्रेम व्यापार चलता है, पर अंत में समाज के बड़े लोग इस स्वेच्छाचार को ना सहन करके उस युवती का ग्रंथि बंधन दूसरे पुरुष के साथ कर देते हैं। यही ग्रंथि बंधन उस युवक या नायक के हृदय में एक ऐसी विषाद ग्रंथि डाल देता है जो कभी कभी खुलती ही नहीं। समाज के द्वारा किसी प्रकार स्वभावतः उठा हुआ प्रेम कुचल दिया जाता है। इस कहानी द्वारा कवि को यही दिखाना था। यद्यपि प्रेम का स्रोत कवि ने करुणा की गहराई से निकाला है, पर आगे चलकर उसने प्रवाह में भारतीय पद्धति के अनुसार हास्य विनोद की झलक भी दिखाई है। कहानी के एक निमित्त मात्र जान पड़ती है। वास्तव में सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति और आशा, उल्लास, वेदना, स्मृति इत्यादि की अलग अलग व्यंजना पर ही ध्यान जाता है। पंत जी की पहली पौड़ रचना पल्लवन है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत चढ़ा बढ़ा प्रदर्शन है। इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र, अप्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेषताएं प्रचुर परिमर में भरी सी पाई जाती है। बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी की कविताओं से मिले हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत सी मिलती है। कहीं कहीं आरोप और अध्यासन व्यर्थ और असक्त है, केवल चमत्कार और वक्रता के लिए रखे प्रतीक होते हैं। जैसे नैनों के बाल, आंसू बाल शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। जैसे मधुबाल, मधुपों के बाल शब्द का मनमाने लिंगों में प्रयोग भी प्राय मिलता है। कहीं कहीं वैचित्र के लिए एक ही प्रयोग में दो लक्षणें गुफित पाई जाती है, अर्थात एक लक्ष्यार्थ से फिर दूसरे लक्ष्यार्थ पर जाना पड़ता है। जैसे मर्म पीड़ा के हास्य में पहले हास्य का अर्थ लक्षण लक्षणा द्वारा वृद्धि या विकास लेना पड़ता है। फिर यह जानकर कि सारा संबोधन कवि अपने या अपने मन के लिए करता है, हमें सारी पदावली का उपादान लक्षणा द्वारा लक्षार्थ लेना पड़ता है। हे बढ़ी हुई मर्म पीड़ा समझने वाले मन। इसी प्रकार कहीं कहीं दो दो अप्रस्तुति भी एक में उलझे हुई पाए जाते हैं। जैसे अरुण कलियों से कोमल घाव, अरुण कलियों से कोमल घाव, पहले घाव के लिए वर्ण के सादृश्य और कोमलता के समर्थक से कली की उपमा दी गई है। यह घाव स्वयं अप्रस्तुत या लाक्षणिक है और इसका अर्थ है कसकती हुई स्मृति।
खशखती हुई स्मृति। इस तरह एक अप्रस्तुत लाकर फिर उस प्रस्तुत के लिए दूसरा अप्रस्तुत लाया गया। इसी प्रकार दो दो उपमान एक में उलझे हमें गुंजन की पंक्तियों से मिलते हैं। गुंजन की पंक्ति देखिए। अरुण अधरों की पल्लो प्रातः, अरुण अधरों की पल्लो प्रातः, मोतियों सा हिलता हिमहास। कहीं कहीं पर साम्य बहुत ही सुंदर और व्यंजक है। वे प्राकृत के व्यापारों के द्वारा मानसिक व्यापार की बड़ी रमणीयता व्यंजन करते हैं। जैसे तड़ित सा सुमुखी तुम्हारा ध्यान, प्रभा के पल्लव मार उरचीर, गिड़ गर्जन कर जब गंभीर मुझे करता अधिक अधीर, जुगनुओं से उड़ मेरे प्राण खोजते हैं तब तुम्हें निदान, पूर्व सुधी सहसा सब सुकुमारी, सरल सुख सी सुख कर सुर में, तुम्हारी भोली बातें कभी दोहराती हैं उर में। जिस प्रकार भावों का मनोवृत्तियों का स्वरूप बाह्य वस्तुओं के साम्य द्वारा सामने लाया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी बाह्य वस्तुओं के साम्य के लिए अभ्यंतर भाव या मनोव्यापारों की ओर संकेत किया जाता है। जैसे अचल के जब वे विमल विचार अवनि से उठ उठ ऊपर, विपुल व्यापकता में अविकार लीन हो जाते हैं सत्वर। हिमालय के प्रदेश में यह दृश्य प्रायः देखने को मिलता है कि रात में जो बादल खंडों में भर जाते हैं, वे प्रातः होते ही धीरे धीरे बहुत से टुकड़ों में बंटकर पहाड़ के ऊपर इधर उधर चढ़ते दिखाई देने लगते हैं और अंत में अनंत आकाश में विलीन हो जाते हैं। इसका साम्य कवि ने अचल ध्यान में मग्न योगी से दिखाया है, जिसकी निर्मल मनोवृत्तियां उच्चता को प्राप्त होती हुई उस अनंत सत्ता में मिल जाती है। पर छाया बीची विलास नक्षत्र, छाया बीची विलास नक्षत्र, ऐसी कविताओं में यह उपमानों के ढेर लगे हुए हैं। बहुत से उपमान पुराने ढंग के खिलवाड़ के रूप में भी हैं। जैसे बोरी बेली सी फैल अमूल, छा अपत्र सरिता के कूल, बिकासा ओ सकुचा नाम जात बिना नाल के फैनिल फूल। कहाँ से ले गया? बिची विलासा से। आह तिमिर चरते शशि सावक, आह तिमिर चरते शशि सावक, इंदुदीप से दग्न सलभ शिशु, सुचि उलूक अब हुआ बिहान, अंधकार में मेरे उर में, आओ छिप जाओ अनजान नक्षत्र। सवेरा होने पर नक्षत्र भी छिप जाते हैं, उल्लू भी। बस इतने में साध्यम्य को लेकर कवि ने नक्षत्रों को उल्लू बनाया है। साफ सुथरे उल्लू नहीं सही, और उन्हें अंधेरे में उर में छिपने के लिए आमंत्रित किया है। पर इतने उल्लू यदि डेरा डालेंगे तो मन की दशा क्या होगी। कवि को यदि अपने हृदय के नैराश्य और अवसाद की व्यंजना करनी थी तो नक्षत्रों को बिना उल्लू बनाए भी काम चल सकता था। कहीं कहीं संकीर्ण समाज पद्धति के कारण कवि ने विभिक्षित भावनाएं स्फुट सी है। जैसे नक्षत्रों के प्रति ये वाक्य, ए अतुर उर के समान, ए अतुर उर के समान, अब मेरी उत्सुक आँखों से उमड़ो, अब मेरी उत्सुक आँखों से उमड़ो, मुक्त दृष्टि की चरम विजय, मुक्त दृष्टि की चरम विजय। तो धन्यवाद, आज यहीं तक। आपने नक्षत्र, बीची विलास और कुछ कविता के अंश नक्षत्रों के सुने जो सुमित्रानंदन पंत के हैं। तो आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे अपनी परीक्षाओं में, और शेयर और लाइक करेंगे। फ्री है पर ज़रूर सुनिए।